अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मीटर्स का इस्तेमाल। ये कौन से मीटर्स होंगे? वैसे तो मीटर का लफ्ज़ मेजरमेंट के लिए या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आज जिन मीटर्स को डिस्कस करेंगे ये करंट और इससे रिलेटेड पैरामीटर्स को मेजर करने में इस्तेमाल होते हैं। इनमें कुछ लेबॉर्ट्री बेस्ड होंगे और कुछ प्रोफेशनल इस्तेमाल होने वाले होंगे। ये मीटर जो आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, इनका इस्तेमाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनमें देखें, सबसे पहले ये इनके ऊपर लिखे हुए सैम्बल से आपको पता चल रहा है जी फॉर गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ये गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके बनाया गया वोल्ट मीटर है। और ये एम मीटर है, ये भी गैल्वानोमीटर बेस्ड ही है। ये इसके ऊपर लिखे हुए सैम्बल से आपको पता चल रहा है ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए है। ये जो एम मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर हैं ये लेबॉर्ट्री मेजरमेंट के लिए हैं, जबकि बाकी 1, 2, 3, 4 और 5 ये मीटर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोफेशनल इस्तेमाल होने वाले हैं। ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर में इसकी मदद से फ्रीक्वेंसी मेजर करके आपको दिखाऊंगा। ये 1, 2, 3 और 4 ये मल्टी मीटर्स हैं। ये मीटर्स एक से ज़्यादा टाइप के पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। तो चलें अब हम बारी बारी देखते हैं, फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ हम जाएंगे। तो पहले हम गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, एम मीटर को इस्तेमाल करना जो आप लेबॉर्ट्री में देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी, तो गैल्वानोमीटर बेस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर। हम गैल्वानोमीटर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल से। बाकी गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके बनाए गए हैं। ये एक सेल इस्तेमाल कर रहा हूं मैं मेजरमेंट लेने के लिए। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। गैल्वानोमीटर की पोलैरिटी का इशू नहीं होता, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर में नीडल 0 पर है, करंट की सिमत एक तरफ को होगी, तो गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन एक तरफ को होगी। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, जो कि मैं अभी करके दिखाता हूं आपको, तो नीडल में डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और हमेशा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखेंगे आज की वीडियो में यही आपको मार्केट में नज़र आएंगे, प्रोफेशनली भी यही इस्तेमाल होंगे। इनमें एक साइड ब्लैक होगी और रेड साइड होगी एक या एक से ज़्यादा। ब्लैक वाली साइड हमेशा नेगेटिव के लिए होती है और रेड वाली पॉजिटिव के लिए होती है। तो मैं ये करता हूँ जी कि ये जो सेल की नेगेटिव साइड है ये गैल्वानोमीटर की नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ। और ये गैल्वानोमीटर में जो दो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए दो जगह नज़र आ रही हैं, आप एक वक्त में एक ही इस्तेमाल करेंगे। इनमें से ये मल्टी टाइप का गैल्वानोमीटर है जो स्टेबल और सेंसिटिव दोनों तरह से काम करता है। आप देखिएगा, ज़रा आपको देख के पता चल जाएगा कि सेंसिटिव हिस्सा सेंसिटिव वाला टर्मिनल कौन सा है और स्टेबल वाला कौन सा है। देखिए, जब यहाँ पे लगाएंगे प्रॉब, इसकी सुई देखें दौड़ के ऐसे जा रही है जिदा ये पीछे कुत्ते लगे होंगे। ये देखिए दौड़ के जा रही है। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, आप देखें मैं पोलैरिटी रिवर्स करता हूँ, सेल की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को रिवर्स करता हूँ, तो नीडल में डिफ्लेक्शन उल्टी तरफ को होगी। ठीक, तो करंट के पाथ का आइडिया हो जाएगा इसकी डिफ्लेक्शन की मदद से। और ये देखें, ये जो है ना जी, ये जो सेंटर वाली है टैप इसकी, ये सेंसिटिव के लिए है। और जो साइड वाली है इस पर अब देखें लगाते हैं हम तार, तो ये अब सुई पहले की निस्बत ज़रा आराम से जाएगी। जैसे आपको घर वाले कोई काम कहें ना और आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं खरामा, वैसे जाएगी। तो ये वाला जो टर्मिनल है गैल्वानोमीटर का, अगर आपने स्टेबल गैल्वानोमीटर के लिए काम करना है तो ये आपको चाहिए। अब ओवरऑल इसकी रेजिस्टेंस ज़रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे इन दो को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 100 ओहम की रेंज में। ये प्रैक्टिकल भी है हमारे एफएससी में, हम गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। और यहाँ पे जब आप लगाएंगे 2.4 के ऑलमोस्ट 2400 ओहम रेजिस्टेंस बन जाती है, तो ये रिलेटिवली स्टेबल गैल्वानोमीटर बन जाता है। तो ये तो गैल्वानोमीटर है जिसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से नीडल में डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसी गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर और एम मीटर बनाए गए हैं। आप ये अब वोल्ट मीटर देख रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा टेढ़ा करता हूँ ताकि स्क्रीन पर आपको आसानी से नज़र आ जाए। देखिए ज़रा, इस पे दो स्केल लगे हुए हैं, इस पे ये वाला स्केल और ये वाला स्केल। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर को जब आप सर्किट में लगाते हैं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने पोलैरिटी रिवर्स नहीं करनी, क्योंकि इसकी नीडल एक्सट्रीम पे है, 0 पे है। और
इसमें एक तरफ कोई डिफ्लेक्शन की गुंजाइश है तो इसमें हमेशा आप नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इन दो में से एक जगह पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेंज का वोल्ट मीटर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास वोल्ट मीटर ये 1 वोल्ट और 5 वोल्ट की रेंज में है। ये जो एक सेल है ये 1.5 वोल्ट का होता है तो 1 वोल्ट से एक्सीड कर जाएगा। हम 5 वोल्ट वाले पे इसको लगाते हैं तो नेगेटिव अब आपने लगाना है यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे और रेड वाले पे लगाना है पॉजिटिव। तो ये देखिए अब एक सेल को ये 1 और 2 के दरमियान में शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा ज़रा क्लियर कर दूंगा आपको और फोकस भी ज़रा सेट करूं, अब ज़रा बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो ये 1 और 2 के दरमियान में नज़र आ रहा है, 1.5 वोल्ट ये बता रहा है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये भी गैल्वानोमीटर बेस्ड ही है। इसी तरह से एम मीटर के लिए भी आप देख सकते हैं, इसमें भी डुअल रेंज इस्तेमाल की गई है और 2 ही रेड टर्मिनल्स इस्तेमाल हुए हैं। आपको जिस रेंज का चाहिए वहाँ पर आप वायर लगा सकते हैं। ये लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले हैं और हमारे पास लेबॉर्ट्री में FSC के सिलेबस में जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, जो वीडियो देखने वाले भी हमारे हाज़रीन होते हैं ज़्यादातर, उनमें एम मीटर निगलिजिबली स्मॉल ही इस्तेमाल होगा। मोस्टली हमारा वास्ता पड़ता है वोल्ट मीटर से और उस सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है गैल्वानोमीटर से प्रैक्टिकल्स के दौरान। तो उनमें आपने एक तो रेंज का ख्याल रखना है और जब आप वोल्ट मीटर इस्तेमाल करें तो पोलैरिटी का लाजमी ख्याल रखें कि सेल की नेगेटिव साइड ब्लैक पे लगाएंगे और पॉजिटिव साइड रेड में से वहाँ पे लगाएंगे जितनी रेंज आपको रिक्वायर्ड है। गैल्वानोमीटर में पोलैरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हमेशा वो टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे जो सेंसिटिव होगा ताकि थोड़े से करंट को भी ईजीली डिटेक्ट किया जा सके। तो ये लेबॉर्ट्री बेस्ड मीटर्स हैं जो हमने अभी देखे हैं। अब हम चलते हैं अगले फेज़ की तरफ। ये तो अब देखें ये है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है ये AC है, अल्टरनेटिंग करंट। 2 तरह का करंट है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये AC करंट और AC वोल्टेज हमारे पास आ रहा है। तो ये जो AC है इसकी फ्रीक्वेंसी आप जितने भी आपके घर में अप्लाइंसेस होंगे उन पे लिखा हुआ होगा कि 50 to 60 हर्ट्ज़। आमतौर पे 50 हर्ट्ज़ के लगभग होती है। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों प्रॉप्स के साथ कनेक्ट किया है फ्रीक्वेंसी मीटर को। अब ये जो बोर्ड है ये कनेक्ट किया हुआ है मैंने घर के जो मेन सप्लाई की जो लाइन है उसके साथ। तो ये जब मैं इंसर्ट करूँगा सॉकेट में तो देखिएगा ये फ्रीक्वेंसी कितनी शो कर रहा है, आप आसानी से देख सकेंगे। देखिए थोड़ा सा एनाइंग इफेक्ट है, सुई आगे जाके आती है, लेकिन आप देखें ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। वापडा की पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से एक्सीड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली 49.7 49.8 हर्ट्ज़ की रेंज में ये हुआ करती है। और अगर आप जनरेटर चला रहे हैं तो आप देखें ये जो सुई तो 0 पे चली गई, 50 के साथ 1500 लिखा है और रेड में लिखा है रेवोल्यूशन पर मिनट। ये जो हमारे पास जनरेटर जो हम घरों में चलाते हैं या कमर्शियली जितने भी जनरेटर इस्तेमाल होते हैं इनके जो चक्कर होते हैं इंजन के ये 1500 RPM होता है, 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1500 RPM पे रोटेट करते हुए ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं। तो ये जो मीटर है ये बेसिकली जनरेटर के की आउटपुट पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि RPM और फ्रीक्वेंसी एट ए टाइम बता रहा होता है। जब RPM इंजन के ज़रा ज़्यादा होंगे या कम होंगे तो AC की फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब होगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जनरेटर के RPM 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट पे फिक्स किए जाएं। बहरहाल ये फ्रीक्वेंसी मीटर है जो अभी हमने देखा, ये हमारे पास जो घरों में AC की फ्रीक्वेंसी है ये वो बता रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में डिजिटल मीटर से भी आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करके दिखाता हूँ। ये जनाब जो आप इस वक्त आप स्क्रीन पे मीटर देख रहे हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले तक प्रोफेशनली इस्तेमाल होने वाला मैकेनिकों का, इलेक्ट्रीशियंस का वन ऑफ द वेरी फेवरेट मीटर हुआ करता था। ये आम ज़बान में मल्टी मीटर कहलाता है, टेक्निकल ज़बान में इसे कहते हैं एवो मीटर, AVO, A फॉर एम्पेयर, V फॉर वोल्ट, O फॉर ओहम। ये एम्पेयर मतलब करंट भी, पोटेंशियल भी और रेजिस्टेंस भी तीनों ही मेजर करता है। बेसिक ये एनालॉग मल्टीमीटर या एनालॉग एवोमीटर कहलाता है, AVO मीटर। और ये जो है ये जनाब यक वक्त तो मेजर नहीं करता, या तो एक वक्त में करंट मेजर करेगा या पोटेंशियल मेजर करेगा या फिर रेजिस्टेंस मेजर करेगा। बेसिक सर्किट कंपोनेंट इसमें है गैल्वेनोमीटर, उसी को ही कन्वर्ट कर लिया जाता है
करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में और रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो ये कैसे काम करेगा, हमने वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर का फंक्शन पढ़ा हुआ है। इसमें मौजूद गैल्वानोमीटर के साथ जब सीरीज़ में रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी तब ये बन जाएगा एम मीटर, और जब इसके साथ बैटरी जो इसके अंदर ही मौजूद है और रियोस्टेट, ये रियोस्टेट अभी इसका फंक्शन भी मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। और ये दो इसकी प्रॉब्स हैं। तो जब ये बैटरी, ये नेगेटिव ब्लैक और जो रेड वाली है ये पॉजिटिव, तो जब बैटरी और रियोस्टेट इस्तेमाल होंगे साथ में तब ये ओहम मीटर के तौर पे इस्तेमाल होगा। और वोल्ट मीटर और एम मीटर और ओहम मीटर की भी रेंजेस इसमें डिफरेंट होंगी। अब इसमें दो तरह के सिलेक्ट होते हैं थ्योरेटिकली, जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं। एक होता है फंक्शन सिलेक्टर स्विच, एक होता है रेंज सिलेक्टर स्विच। इसमें ये दो, प्रैक्टिकली इसमें ये दोनों काम यही एक ही करता है। ये बेहद वक्त फंक्शन सिलेक्टर स्विच भी है और रेंज सिलेक्टर स्विच भी है। आप देखें यहाँ पे जो इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है डिस्प्ले पे, इसमें रेंज और फंक्शन लिखे हुए हैं। देखिए ये डीसी वोल्ट मेजर करने के लिए है। तो जब इसका ये जो है पैनल घूम के यहाँ पे आएगा, अब इस हिस्से में जब ये रहेगा तब ये डीसी वोल्टेज मेजर करेगा। डीसी वोल्टेज मैक्सिमम 250, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम यहाँ पे 1000, 10, 2.5 और 0.5 ये डीसी वोल्टेज है। तो जब ये रेंज में रेंज चेंज होती जा रही है, फंक्शन सेम है। जब ये यहाँ से डीसी वोल्टेज से यहाँ पे जाएगा, ये डीसी एम मीटर है। डीसी और एसी दोनों होते हैं। हमने अभी तक जो सिलेबस में हमारे पास हैं वो ज़्यादातर डीसी हैं, एसी वाले हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। 16 चैप्टर हमारे पास एफएससी के सिलेबस में आया करता है। बहरहाल ये अब करंट मेजरिंग पार्ट इसका आ गया है। तो अब फंक्शन चेंज होके पोटेंशियल से करंट मेजरिंग पार्ट बन गया है इसका। और करंट मेजरिंग पोर्शन में भी ये इसकी रेंजेस डिफरेंट हैं। एम मीटर की रेंज कैसे चेंज होगी, इसके साथ लगी हुई पैरेलल रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, शंट को कम करते जाएंगे, रेंज बढ़ती जाएगी। और जो इसका है वोल्ट मीटर, उसकी रेंज कैसे ज़्यादा करना है, उसके साथ जो सीरीज़ में लगी हुई रेजिस्टेंस है उसको आप ज़्यादा करते जाएं, उसकी रेंज ज़्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये पोटेंशियल मेजरिंग पार्ट में है, इसका फंक्शन वोल्टेज मेजर करने के लिए है, तब इसकी रेंजेस चेंज होने का मतलब है कि इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है सीरीज़ में वो चेंज हो रही हैं। करंट के मेजरिंग पार्ट के तौर पे जब ये इस्तेमाल हो रहा है तब उसमें जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है, शंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी रेंज चेंज होती जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे अब ये है रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के लिए। तो चलें पहले हम इससे डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। अब देखिए इसका डायल एक ही है, इसके ऊपर ही ये मुख्तलिफ लाइनें लगी हुई हैं और बहुत सारे हिस्से लगे हुए हैं। अब ये हमने ख्याल रखना है मेजरमेंट लेते हुए कि आपने इसकी रेंज जो भी रखी है, जो रेंज आपने इसकी सिलेक्ट की है, आपने वही वाली पढ़ना है। ये मैंने इसको 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखा है और मैं इससे इस सेल के जो 1.5 वोल्ट का सेल होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूँ जी। देखिएगा नीडल में डिफ्लेक्शन, ये देखें अब ये 2.5 वोल्ट है ना। तो जब मैं रेंज ज़्यादा करूँगा तो चूँकि अब डायल की रेंज तो वही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 था, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। तो ये 10 लिखा हुआ, ये 10 वाला पढ़ेंगे तो पहले 2.5 तक यहाँ पे आ गया था, अब ये 1.5 वोल्ट यहाँ तक आ गया था, अब उससे पीछे रहेगा। नीडल में डिफ्लेक्शन थोड़ी सी ही होगी, देखें हालांकि सुई तो वही है लेकिन चूँकि रेंज चेंज हो गई है तो हमारी जो डायल की कैलिब्रेशन है वो चेंज हो गई है। तो इसको जब आप पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, करनी नहीं आपने, लेकिन मैं आपको बस चेक करके दिखाता हूँ। हल्का टच करके नीडल उल्टी सीमत में जा रही है या जाने की कोशिश करेगी तो ज़्यादा ज़ोर से जाएगी तो ख़राबी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने डीसी मेजरमेंट की। अब एसी मेजरमेंट करते हैं। याद रखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास जो कमर्शली आते हैं 220 वोल्ट सप्लाई होती है और ये मैंने इसको 250 पे रखा है और यहाँ पे इस बोर्ड में एसी सप्लाई आ रही है। तो ये देखिएगा नीडल में डिफ्लेक्शन होती है। अब ये वाली है, ये वाला देखिए जहाँ मेरी उंगली है, ये 250 है तो इसके करीब तक सुई जानी चाहिए। 200 से थोड़ा से कम वोल्टेज हैं, चूँकि गर्मियाँ हैं, दोपहर है, लोड ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा। 200 के लगभग रहा करता है हमारे यहाँ जहाँ पे मैं ये मेजरमेंट कर रहा हूँ अपने घर में। तो ये अब देखें, अब हम इसको रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट पे ले जाते हैं। ओहम मीटर में आपने पढ़ा हुआ है कि इसको पहले कैलिब्रेट करते हैं। अब देखिए दोनों प्रॉब्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो नीडल यहाँ पे है, ये इन्फिनिट है।
जब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, अब इन दोनों प्रोब्स के दरमियान रेजिस्टेंस हो गई है मिनिमम यानी ज़ीरो। तो सुई को जाना चाहिए एंड तक तो नहीं जा रही, तो हम इस रियोस्टेट को एडजस्ट करके इसकी ज़ीरो वैल्यू सेट करते हैं। ये देखें हो गई, इससे आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। हम इसको रियोस्टेट को एडजस्ट करके, ये असल में वेरिएबल रजिस्टर है, इसको एडजस्ट करके हमने ज़ीरो वैल्यू इसकी एडजस्ट कर दी है। अब हम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए तैयार हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास काफ़ी सारी रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये कार्बन रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं। हमने पढ़नी नहीं है, मैं बस आपको सारी 1 बाई 1 करके नीडल की डिफ्लेक्शन ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ज़रा अंदाज़ा रखें कि नीडल कहाँ तक गई है। तो ये देखिए, ये भी तकरीबन उसी रेंज में है। ये देखिए, और ये देखिए जनाब, ये नीडल ज़रा ज़्यादा आगे चली गई। जितनी नीडल ज़्यादा आगे जाएगी इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम है जो हम इन दो प्रोब्स के दरमियान लगा रहे हैं। ये बेचारी बहुत नन्ही मुन्नी सी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये देखिए जनाब, लो जी, तो देखिए ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, अच्छा एक और भी होता है, कई दफ़ा हमने रेजिस्टेंस मेजर नहीं करना होती, सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी मतलब कि क्या पॉइंट ए और बी के दरमियान पाथ ठीक है, करंट गुजर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों प्रोब्स को जस्ट ऐसे जोड़ के देखना है, ठीक है, जिनके दरमियान इन्फिनिट रेजिस्टेंस नहीं है, पाथ है, करंट गुजर रहा है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसके लिए कई दफ़ा वो लगाना पड़ती है किसी ऐसी जगह पे, वहाँ पे देखना मुश्किल होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू से गर्ज नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करना कि पाथ है कि नहीं, करंट गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। ये देखें, अब ये बीप पे हमने सेट कर लिया इसे। बीप का मतलब ये है कि ठीक है जी, कंटिन्यूटी है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है, कोई तार चेक करना होती है कि वायर इंटरनली क्रैक तो नहीं हो गई। ये इसकी रेजिस्टेंस ज़रा ज़्यादा है ना, इसलिए ये बीप नहीं दे रहा। तो ये बीप देने का मतलब है कि कंटिन्यूटी है, जस्ट करंट का पाथ है, निग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस होगी तब बीप सही काम करेगी। तो ये एनालॉग एवोमीटर है, इसमें फंक्शन सेलेक्टर स्विच और रेंज सेलेक्टर स्विच एक ही है जो काम कर रहा है। वैसे थ्योरी में लिखा यही जाता है कि एक फंक्शन सेलेक्टर स्विच होता है और एक रेंज सेलेक्टर स्विच होता है, लेकिन एक से ही दोनों काम ले लिए गए हैं। ये एनालॉग मल्टीमीटर है। अब दिखाते हैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर, DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। जी ये है जनाब डिजिटल मल्टीमीटर। अब देखें डायल इसमें वैसा ही है जैसे एनालॉग में था, प्रॉप्स इसकी वैसी ही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें स्क्रीन है जिसके ऊपर डिस्प्ले देगा। यहाँ से आजकल इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक हजरात ये इस्तेमाल करते हैं मीटर। ये ज़्यादा फेवरेट है, आसानी से मेजरमेंट देता है और ज़्यादा बेहतर मेजरमेंट देता है। ये मैंने बीप पर सेट किया इसको, इसमें भी बीप की सूरत मौजूद है। और अब इसको रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट पर सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, इसमें जो एनालॉग मल्टीमीटर है ना, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक ही डायल के ऊपर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, आपने उसमें से कौन सी पढ़ना है, ये इशू होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये देखें जनाब, ये किलो ओम की रेंज में है, ये 3.84 किलो ओम रेजिस्टेंस है। अब जितनी भी रेजिस्टेंस होगी ये किलो ओम में पड़ी जाएगी। ये है जनाब 0.03 किलो ओम। तो हम इसको रेंज ज़रा कम करते हैं। ये जनाब वाली देखें जी, ये 18 ओम की रेजिस्टेंस है। और जनाब अब देखिएगा ये रेजिस्टेंस कितनी है जनाब, ये 91 है। मैंने रैंडमली ही निकाली है बैग से, तो काफ़ी सारी हैं। ये 102, तो 100 ओम की होगी ये थ्योरेटिकली। ये देखें, ये 0 बता रहा है, इसका मतलब है कि ये इसकी रेंज से बियॉन्ड है, तो रेंज ज़रा ज़्यादा करते हैं। ये 14 किलो ओम है, 14.46 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जो हमने अभी मेजर की है। तो ये यहाँ से आसानी ये है कि ये डायरेक्ट आपको मेजरमेंट देता है। अब हम पोटेंशियल मेजर करते हैं इसी सेल का जिसका एनालॉग मीटर से हमने चेक किया था। DC है ये। तो जनाब देखें, ये सेल के नेगेटिव पे एक प्रोब लगा दी, एक पॉजिटिव पे लगाएंगे। 1.62 ये दे रहा है, 1.5 वोल्ट का होता है। सेल चूँकि अभी ज़रा नया है तो ये ज़्यादा वैल्यू भी दे देता है। AC चेक करते हैं जनाब 42 से, देखते हैं कि हमारे घर में इस वक्त AC वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो जनाब ये 195 है जनाब एग्जैक्ट जो आ रहे हैं। तो ये मल्टीमीटर है या एवोमीटर है, DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। ये एनालॉग से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये मेजरमेंट ज़्यादा बेहतर तौर पे हमें देता है। एक और डिजिटल मल्टीमीटर मैं आपको दिखाता हूँ, वो इससे थोड़ा ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, इसमें एक और दूसरा मीटर देखने से पहले एक और भी देखें आप कि इसमें एनालॉग मीटर की निस्बत एक और सहूलत है। ये देखें, वो पोटेंशियल मेजर करते हैं ना जी, ये है, मैंने इसको एसी पे रखा हुआ था। ये एक अलग मसला है कि आपने एसी मेजर करना है तो एसी पे हो, डीसी मेजर करना है तो डीसी पे हो। एसी पे रख के डीसी नहीं मेजर होगा, डीसी पे रख के एसी नहीं मेजर होगा। लेकिन जो दूसरा मीटर मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ये सहूलत होगी कि इसमें मसला नहीं होगा। ये देखिएगा, ये 1.62। तो अगर आप उल्टे लगा दें प्रॉब्स एनालॉग में, फिर मसला होता है, मेजरमेंट सही नहीं होती और ख़राबी का ख़तरा होता है। इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये मेजरमेंट लेगा, सही लेगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आप देख के स्क्रीन पे आ रहा है। नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि आपने प्रॉब्स उल्टी लगा ली हैं, तो कोई मसला नहीं है, वैल्यू ये सही मेजर करके देगा। तो बैटरी ना चूँकि ज़ाया हो, हम ऑफ पे करके इसको उठाते हैं और मैं दूसरा मीटर आपको चेक कराता हूँ। ये भी मल्टीमीटर है, लेकिन ये कहलाता है जनाब क्लैंप मीटर। इसमें बाकी फंक्शन वही है, इसमें एक इजाफी फंक्शन दूसरे मीटर की निस्बत एक तो ये है कि आपने जब इसको पोटेंशियल मेजरिंग पार्ट पे करना है ना जी, पोटेंशियल मेजर करना है, तो एसी या डीसी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा कि आपने अभी जो प्रोब्स लगाए हैं ये एसी मेजरमेंट के लिए हैं या डीसी मेजरमेंट के लिए हैं। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। तो इसमें एक तो ये खूबी है जो दूसरे उस वाले पहले वाले मीटर में नहीं थी। और दूसरा इसमें है जनाब करंट मेजर करने के लिए, यहाँ पे आप करें करंट, और ये बगैर कांटेक्ट किए करंट मेजर करेगा। ये क्लैंप मीटर भी कहलाता है। मैं अभी इससे करंट आपको मेजर करके दिखाता हूँ, बगैर वायर को टच किए ये करंट मेजर करेगा जी। ये ऑपरेटर्स मौजूद है जो मैं अभी इस्तेमाल करने लगा हूँ। क्लैंप मीटर है जो करंट मेजर करके देगा हमें, और हम एसी मेजर करेंगे, एसी करंट। ये जो वायर है इसके दूसरे सिरे पे लैपटॉप है जो इस वक्त अभी चल रहा है। तो लैपटॉप को मैं चलाऊंगा, इसके थ्रू चार्जिंग पे लगाऊंगा। ये बल्ब दरमियान में जो प्रोफेशनल लोग काम करते हैं ना, सीरीज़ लैंप इसे कहते हैं, ये लगाते हैं रास्ते में, ताकि अगर ओवरलोडिंग का कोई इशू हो तो फौरी तौर पे चीज़ जल ना जाए। तो एहतियातन ये इस्तेमाल किया हुआ है हमने, और ये बताएगा कि यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि करंट कितना का है। ये 100 वाट का बल्ब है। तो ये देखिएगा जनाब, मैंने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दिया है और मैं एक दफ़ा सैम्पल देख लूँ। हाँ जी, चार्जिंग पे आ गया है जी। ये देखें, आपको बल्ब रोशन हो रहा है ना, तो बल्ब की रोशनी जितनी ज़्यादा है इसका मतलब है करंट इसमें से इतना ज़्यादा गुजर रहा है। ये सीरीज में लगाया गया है। और ये क्लैंप मीटर, इसमें एहतियात ये करना होती है कि आपने दोनों तारों पे, ये 2 तारें होती हैं ना, दोनों पे नहीं लगाना इसमें, तब ये मेजरमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक वायर पे लगाना है आपने। असल में ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करके एस्टिमेट करेगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसके क्लैंप में इंसर्ट करता हूँ जनाब एक वायर। तो ये देखें जनाब, ये लो जी, रीडिंग बढ़ना शुरू हो गई है आपके सामने। तो अब ये 0.06, 0.08 थोड़ा सा करंट ले रहा है। ये चलें ज़रा, मैं कैमरे के नज़दीक करता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। तो ये अब 0.1, 0.18, 0.19 इतने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो अभी मैं ज़रा लोड में थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, फिर देखिएगा जी। अब हम लगाते हैं आयरन इस्त्री। तो ये देखिएगा कितने वाट की है, तो कितना करंट लेती है। और ये देखें जी, ये एसी, अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ एक के वायर में। तो ये देखें जी, अब ये 5.4 ऑलमोस्ट एम्पेयर करंट ले रही है ये इस्त्री। ये देखें जी, प्लग ऑफ कर दिया, बंद हो गई है। अब इस्त्री चल पड़ी है। तो ये आप देखें कि ये बग़ैर वायर को टच किए करंट मेजर कर रहा है। तो विदाउट टचिंग द वायर, ये प्रोफेशनली करंट मेजर करने के लिए यही क्लैंप मीटर इस्तेमाल होते हैं। प्रॉब्स इसकी नहीं चाहिए होती। ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस पे ये ऑपरेट होता है। ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है जो वायर से गुजर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट, जब करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। ये जो इसकी है ये सेकेंडरी कॉइल के तौर पे काम करेगी जिसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट ये मेजर कर लेगा। तो इस तरह से ये क्लैंप मीटर करंट मेजर करने में हमारी हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो मीटर अभी आप देख रहे हैं जो आपके सामने प्लग इन किया हुआ है, इसे मैं निकालता हूँ एक दफ़ा। और ये देखें, डिस्प्ले आहिस्ता आहिस्ता फेड हो गया। ये कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी आसान है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया एसी सॉकेट में, जिसमें जो पावर का मेन सॉकेट है हमारे घरों में जो होता है। तो
इसने क्या काम, ये मल्टीपर्पज़ है, काफ़ी सारे पैरामीटर ये मेजर करके देता है। तो मैं इस पे देखें प्रिंटर का प्लग लगाता हूँ, ये साथ ही मेरे प्रिंटर पड़ा हुआ है, वो मैं चलाता हूँ इस पे। तो अब मैं एक दफ़ा देख लूँ डिस्प्ले प्रिंटर का ऑन हो गया कि नहीं हुआ है। हाँ जी हो गया जी, वो एक प्रिंटर नहीं चला था, फिर मैंने दूसरे का प्लग लगाया जी। तो ये देखें ये अभी तक जो करंट ले रहा है 0.1 एम्पेयर करंट ले रहा है। और ये है पावर फैक्टर। एसी में पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल पावर कंजम्पशन के लिए। अगर पावर फैक्टर 1 हो तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होती है। इस वक्त पावर फैक्टर है 0.5, तो कंजम्पशन इस वक्त ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम से कम होगी। तो फंक्शन मैं चेंज करता हूँ जी। इस वक्त देखें जी ये देखें जी, ये इस वक्त 654 वाट पावर ले रहा है, उससे कम होके अब 19.8 वाट आ गई, क्योंकि उसका जो हीटर है, लेज़र प्रिंटर है, उसका हीटर एक दफ़ा गर्म हो गया, वो पावर कम करने लग गया, सिर्फ ऑन किया है। जब ये काम करेगा तो ज़्यादा होगा। अच्छा बहरहाल इस वक्त ये जो पावर कंज्यूम कर रहा है ये 19 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, आलमोस्ट 19.8 वाट। और इस वक्त किलोवाट आवर में जब से ये प्लग इन किया है इतने किलोवाट आवर एनर्जी यानी यूनिट बिजली के ये खर्च कर चुका है। और ये इस वक्त 221 वोल्ट आ रहा है जी, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ आ रही है, और करंट 0.161 एम्पेयर करंट आ रहा है। और साथ ही पावर फैक्टर इस वक्त 0.5 के लगभग है। तो पावर भी अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें ना, एम्पेयर 0.1 है और वोल्टेज हैं जी 221 वोल्ट हैं, और करंट है 0.1। तो आई और वी को अगर आप मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लें ना, जैसे डीसी में निकालते हैं, तो वैल्यू ज़्यादा बनेगी पावर की। लेकिन यहाँ पे पावर एक्चुअली जो पावर आ रही है ये इस वक्त इस रेंज में मैक्सिमम मिनिमम पावर भी बता रहा था, इस वक्त पावर आ रही है 11। वैसे आप मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लें तो वो आलमोस्ट 22-23 वाट के बराबर के लगभग निकलेगी, लेकिन 22 वाट की बजाय ये 11 वाट पावर ले रहा है। क्यों? वजह ये है कि इस वक्त इसका पावर फैक्टर 0.5 है 1 की बजाय। 1 पावर फैक्टर होता है अगर सारे का सारा रेजिस्टिव लोड हो, लेकिन अभी जो इस वक्त लोड है ये कुछ रेजिस्टिव होगा, इसमें कुछ कैपेसिटिव होगा, कुछ इंडक्टिव होगा, और मिला जुला के ओवरऑल जो थीटा है आई और वी के दरमियान एंगल 0.5 बन रहा है। तो पावर फैक्टर कॉस थीटा कॉज इनटू एंगल बिटवीन आई एंड वी, ये मिला के पॉइंट कैलकुलेट करके 0.54 है। एम्पेयर करंट है 0.09। तो ये जो मीटर है ये बिया के वक्त देखें, ये मैं फिर से शुरू से करता हूँ, इसको वोल्टेज से शुरू करते हैं। 221.5 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 0.091 एम्पेयर करंट, 0.54 पावर फैक्टर। अब जब से ये हमने इसको ऑपरेट किया करना शुरू किया है इस ड्यूरेशन में मिनिमम पावर थी, लो पावर 2.5 वाट, मैक्सिमम पावर 1220 वाट तक ये तब गई होगी जब उसका प्रिंटर का हीटर जब गर्म हो रहा होगा। तो उसके बाद जी अब जो करंट पावर है जनाब ये 11.9 वाट करंट पावर ये ले रहा है। तो ये जो मीटर है ये एक्चुअली आपका बिजली का सब मीटर भी ये काम करेगा। मतलब आप देखना चाहते हैं कि कौन सा अप्लाइंस है वो कितनी वक्त में, कितनी ड्यूरेशन में, कितना यूनिट बिजली के खर्च करता है, तो उसके साथ आप लगा दीजिए, इसको लगा रहने दीजिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद देख लीजिए कितने यूनिट बिजली खर्च की है। साथ साथ तकरीबन सारे के सारे पैरामीटर्स ये मीटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हमने ये सारे मीटर्स और इनकी फंक्शनैलिटी और इनका वर्किंग कंडीशंस और क्या क्या काम ये करते हैं वो हमने सारा डिस्कस किया। आई होप कि इस वीडियो से आपको इतना फ़ायदा हुआ होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अब कौन सा पैरामीटर मेजर करने के लिए, कौन सी क्वांटिटी मेजर करने के लिए कौन सा मीटर आपको काम देगा। तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।